हेलो बच्चों, तो आपके लिए लेके आ गया हूं चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज किलर सीरीज में जीरो टू हीरो। यानी अगर आपने क्वेश्चंस नहीं लगाए, ये पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपका काम डेफिनेटली बन जाएगा। तो ध्यान से शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, जैसे कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो पाए। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर, मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपसे बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। तो आसान भाषा में अगर पढ़ना है फिजिक्स तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, चालू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सवाल लगाना। करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों करते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन और इसको देखते हैं इसमें क्या है। तो लिखा है हाउ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोड्यूस करने के लिए एक्सीलेटेड चार्ज की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या बोलते हैं नॉर्मली कि एक चार्ज अगर ऑक्सीलेटिंग इन नेचर है, ऑक्सीलेटिंग क्या लिख गया, आप इसको ठीक कर सकते हैं लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं जैसे आपको अजीब ना लगे। ऑक्सीलेटिंग चार्ज अगर है तो ये मान लीजिए ऐसे जा रहा है, फिर घूम के ऐसे जाएगा, फिर घूम के ऐसे आएगा। तो जो ऑक्सीलेशंस होता है वो एक्सीलेटेड चार्ज होता है। तो ये चार्ज क्या है, एक्सीलेटेड चार्ज है। और एक्सीलेटेड चार्ज को हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये सोर्स होता है। तो ये जो एक्सीलेटेड चार्ज है ये क्या बनाता है, ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बना, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे को पैदा करने लगते हैं। तो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, बस 2 ही लोग काम कर रहे हैं और इसकी वजह से एक वेव पैदा हो जाती है जो मूव करती जाती है। तो कैसे पैदा हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है वेव, इसके लिए एक्सीलेटेड चार्ज चाहिए। एक ऑक्सीलेटिंग वेव है जो ऑक्सीलेट कर रहा है, उसकी वजह से एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, वो प्रोड्यूस करती है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, फिर चेंजिंग मैग्नेटिक से चेंजिंग इलेक्ट्रिक, फिर चेंजिंग इलेक्ट्रिक से चेंजिंग मैग्नेटिक। ये कपल्ड हो जाते हैं एक दूसरे में और ये आगे प्रोड्यूस कर देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बढ़िया, पहला पार्ट हो जाता है, ये ए था। दूसरा कह रहा है बी पार्ट है। तो बी पार्ट को मैं थोड़ा कलर बदल लेता हूं। लिखा है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रेवलिंग इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ जा रही है। At an instant it electric field vector pointing in west direction। तो वेस्ट का मतलब हो गया, आप ऐसे समझ लीजिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, है ना। तो ये यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसकी दिशा इधर है। ये अगर ओरिजिन पकड़ ले तो -i डायरेक्शन में, ठीक। और जो इलेक्ट्रिक जो प्रोपोगेशन है वो प्रोपोगेशन इधर है। इसको z मानना है तो आप ऐसे ये तिरछा बना देते हैं, ये z एक्सेस हो गई, इस डायरेक्शन में चल रही है वेव प्रोपोगेशन। तो पूछ क्या रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किधर हो। आपको मालूम होगा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईएम वेव किधर लेते हो, जिस डायरेक्शन में E क्रॉस B आता है। E क्रॉस B इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। तो यहां पर राइट हैंड रूल लगाओ, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का E की डायरेक्शन सेट कर दी और पंजा मोड़ोगे S की तरफ तो आपको Z मिल जाएगा। यानी इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो B मस्ट बी, ये कौन सा, साउथ डायरेक्शन। तो साउथ डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो ये बंदोबस्त बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, E क्रॉस B जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इतना ही पकड़े रहिएगा जो मैंने यहां लिखा है। एस्टिमेट द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव। जो रेडियो वेव होती है, C पार्ट है, उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हो गई 0.1 मीटर के आसपास। शॉर्टेस्ट किसकी, शॉर्टेस्ट रेडियो वेव। उसके बाद लिख रहा है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ गामा। तो ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितनी होती है, 10⁻³ नैनोमीटर। ये लॉन्गेस्ट गामा, गामा लिख देते हैं, ये तो पहचानते होंगे सिंबल। इनका हमें निकालना है यहां पे रेशियो। तो रेशियो निकाल लो। तो रेशियो हो गया कितना, 0.1/10⁻³
10⁻³ इंटू 10 ये नैनो है -9, तो ये आ जाएगा 1 और ये 9 3 12, तो 10⁻⁻12 और नीचे एक 10 और बढ़ा दो, तो ये वैल्यू हो गई 10⁻11। ये आपका आंसर आ गया। देखिए, लेकिन ये बनाना सवाल आना चाहिए, है ना? तो इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं ये समझ पाए होंगे। इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल आते बहुत है, नोट करो इसे। तो बच्चों, कई बच्चे पूछते हैं कि कहां से डाउनलोड करें जो आप पढ़ा रहे हैं नोट्स इसके। तो आप आराम से अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद अरविंद एकेडमी ऐप को खोलिएगा तो यहां स्टोर में आपको दिखाई पड़ेगा क्लास 12 फ्री पीडीएफ। इस पीडीएफ में इस तरह का देखिए इसका थंबनेल है, जैसे आप जान सकें, और इसके अंदर सारे पीडीएफ अनलॉक हैं। इसका प्राइस मैंने 12 लाख कर दिया, गलती से कोई बच्चा ले ना ले, लेकिन सारे जो पीडीएफ हैं वो अनलॉक हैं। आप क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए और अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करिए। तो बच्चों, करते हैं ये क्वेश्चन। ये है एमसीक्यू 1 नंबर का क्वेश्चन, आइए देखते हैं। लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द चेंज इन वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। जो वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे बदलता है। ऑल इन वैक्यूम, फ्रॉम माइक्रोवेव टू एक्सरे इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी कि जो माइक्रोवेव है से जब आप एक्सरे की तरफ जाते हैं तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चेंज होता है। तो देखिए, सब कुछ वैक्यूम में है, तो वैक्यूम में जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं सबकी स्पीड सेम होती है इन वैक्यूम। तो अगर मैं स्पीड की बात करूं वैक्यूम में, तो सब सेम, ये तो गलती हो जाएगा, सेम रहनी चाहिए। तो ऑप्शन सी तो पॉसिबल नहीं है। अब ये इसकी वेवलेंथ होती है बड़ी और इसकी वेवलेंथ होती है छोटी। जैसे जैसे आप एक्सरे की तरफ जाएंगे वेवलेंथ घटती है, तो वेवलेंथ यहां पर डिक्रीज हो रही है। तो वेवलेंथ डिक्रीज, इसमें इंक्रीज है, तो ये भी खत्म हो गया, नहीं हो सकता है। अभी 2 ही बचे, समझ गए, डिक्रीज। अब तीसरी लिखा है फ्रीक्वेंसी, तो जब वेवलेंथ बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी घटती है, और जब वेवलेंथ घटती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो हमारा तो वेवलेंथ घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब है ये ऑप्शन यहां पर बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो उम्मीद आप ये समझ पाए होंगे कि जब आप माइक्रोवेव से एक्सरे की तरफ जाते हैं तो वैक्यूम में स्पीड नहीं चेंज होती, वेवलेंथ डिक्रीज होती जाती है और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। इसको भी नोट कर लीजिए, 1 नंबर का क्वेश्चन था 2025 का, नोट करो इसे। तो बच्चों, अपडेट्स के लिए मैंने आपके लिए बना दिया है अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल, क्योंकि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका 100% रिजल्ट आप आ जाए। ऐसा ना हो कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका रिजल्ट आपको ना मिले। तो आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जहां पर सीबीएसई में होने वाले बदलाव और आपको कैसे पढ़ना है जिससे कि आप 100 में 100 ला पाए, आपको मैं बताता रहूंगा। तो ज्वाइन करिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल। तो बच्चों, करते हैं ये क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग है। ये देखिए 3 नंबर का है, 2025 का सवाल। क्या बोलता है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय एन एसी सोर्स। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक एसी सोर्स से आप इसको चार्ज कर रहे हो। शो दैट द सम ऑफ द कंडक्शन करंट आईसी एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी हैज द सेम वैल्यू एट ऑल पॉइंट्स। कह रहा है कि जो आईसी प्लस आईडी है वो हर जगह यहां पर सेम है। इसमें पूरी आईसी प्लस आईडी की टोटल वैल्यू सेम आने वाली है। तो यहां पर देखिए, जब हम बात करते हैं कंडक्शन करंट की ना, तो कंडक्शन करंट तो वायर में फ्लो कर रही है, तो इसे बोलते हैं आप कंडक्शन करंट। और इस कैपेसिटर के अंदर जो करंट फ्लो करती है उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहां पर एक्चुअली जो डिस्प्लेसमेंट करंट, कंडक्शन करंट होती है, ये कहीं भी दोनों साथ में भी मौजूद रहती है। लेकिन इस केस में आईसी तो है, लेकिन यहां पर आईडी की वैल्यू 0 होती है और यहां पर आईसी की वैल्यू 0 होती है, आईडी प्रेजेंट रहती है। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, यानी आई की वैल्यू क्या हो गई, आईसी प्लस आईडी, तो वो यहां भी सेम होनी चाहिए ए पॉइंट पर, और बी पर भी सेम यही रिजल्ट आना चाहिए। इस स्पेशल केस में जहां पर हम कैपेसिटर की बात करते हैं, उस समय हमारा हर जगह आईसी बराबर आईडी आता है। ये मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है। कैपेसिटर चार्जिंग के केस में ऐसा होता है कि आईसी आईडी के बराबर हो और टोटल करंट आईसी प्लस आईडी। आइए देखते हैं आईसी की वैल्यू कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि जो कंडक्शन करंट है उसको आप लिखते हैं dq/dt। ये क्या है, कंडक्शन
करंट, ठीक है। अब इस कंडक्शन करंट मतलब इस वायर में पॉइंट ए पर, अब इसमें कितना चार्ज जा रहा है किस इंस्टेंट पर, वो डिसाइड तो यहां से हो रहा है, जितना चार्ज इसके ऊपर आ रहा है कैपेसिटर के ऊपर। तो इस Q को वैल्यू को हम लिख सकते हैं C इंटू वी। C कांस्टेंट है तो C बाहर चला गया, dV अपॉन dt, इक्वेशन नंबर 1। अब हम डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करते हैं, नंबर 2 लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा, आईडी की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। फ्लक्स में, जब फ्लक्स में चेंज होता है तभी डिस्प्लेसमेंट करंट आती है। इसके अंदर बातचीत करें तो फ्लक्स कितना हो जाएगा कैपेसिटर के अंदर, E इंटू ए, है ना। और इसको, इसी वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, देखिए एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी टी E इंटू ए। अभी E इंटू ए में एरिया ऑफ द प्लेट तो कहीं बदलने वाला है नहीं, तो इसको ले लो बाहर, ए, तो एप्सिलॉन नॉट ए डी बाई डी टी। अब इस कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हिसाब किताब आप कर सकते हैं। E होता है V अपॉन डी के बराबर, E इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो E इज इक्वल टू वी अपॉन डी। इस E की जगह ये रख दीजिए V अपॉन डी, तो लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट ए डी वी और ये अपॉन डी इंटू डी टी इंटू ये रहा यहां पर डी। ये वैल्यू यहां रखी जा सकती है। अब देखिए क्या है, तो अभी देखिए ये D जब बाहर ले लोगे तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू डीवी बाई डी टी। और ये देखिए ये C है, कैपेसिटेंस C इंटू डीवी बाई डी टी। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये 1 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपने क्या देखा, ये IC बराबर ID हो गई। ये आप यहां पे प्रूफ कर पाए। तो इन टोटल करंट कितनी है, IC प्लस ID, और इस कैपेसिटर की चार्जिंग में IC और ID दोनों बराबर होती हैं, जो मैंने यहां प्रूफ करके दिखा दिया। दूसरी बात कह रहा है, इन केस ऑफ ए, यानी इसके कॉन्टेक्स्ट में किरचॉफ फर्स्ट रूल, जंक्शन रूल, ईच प्लेट के लिए वैलिड है कि नहीं। तो आंसर है जी हां, वैलिड है। तो ये मैं यहां कलर बदलता हूं, तो ये बी है यस। क्यों, यहां पर देखिए ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप करंट लेंगे ना, टोटल करंट लेंगे IC प्लस ID, क्योंकि यहां जो वायर में IC केवल है, ID शून्य है, और इस जगह ID है, IC शून्य है। तो यहां पर जब करंट पहुंची, सपोज करिए इस प्लेट पर, तो प्लेट पर जो करंट का इनपुट है वो है IC प्लस ID। ये मैं इनपुट लिख देता हूं, प्लेट एक ले लीजिए। कंडक्शन करंट है लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट 0 है, ये IC हो गया और ID 0 हो गया, अब ये IC हो गया। अब यहां से इस प्लेट से जो निकल रही है करंट, उसको I आउटपुट लिख देते हैं, और उसमें भी आप IC प्लस ID लिखेंगे। अब इसमें IC 0 है क्योंकि इसके अंदर तो कंडक्टर है नहीं, ID की वैल्यू और ID की वैल्यू, ये ID आ गई। अब आप जानते हैं कि ID और IC दोनों इक्वल होता है, इसलिए इस प्लेट पे जितनी जाने वाली करंट थी उतनी ही निकलने वाली करंट है। यही किरचॉफ का रूल है। इसी प्लेट की इधर की प्लेट की बात करेंगे तो यहां भी वैलिड हो गया, ID आने वाली और IC जाने वाली। तो किरचॉफ लॉ सेकंड पार्ट के लिए पूरी तरह एप्लीकेबल है। ध्यान ये रखना है कि टोटल करंट की बात करनी है, IC ID अलग अलग नहीं प्लेट के लिए। टोटल करंट IC प्लस ID, कहीं पर IC 0 है तो ID है, कहीं ID 0 है तो IC है। तो टोटल करंट के लिए ये किरचॉफ का पहला लॉ बिल्कुल वैलिड होता है, इसको नोट कर लीजिए आप। और एक छोटी सी जानकारी आपको दे देते हैं, कई बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे होते हैं लेकिन उनको प्रैक्टिस करनी होती है क्वेश्चंस की, जैसे बोर्ड में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो बोर्ड में जो असली प्रैक्टिस वाला गेम है उसके लिए NCERT एक्सरसाइज, एग्जांपल्स, लास्ट 10 ईयर्स के PYQ और डेरिवेशन, इसके क्वेश्चन किलर आप बोल सकते हैं। तो ये तीनों चीज मैंने एक जगह इकट्ठा कर दी है, 10 ईयर्स PYQ, NCERT के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल, वीडियो सॉल्यूशंस और डेरिवेशंस भी वीडियो के फॉर्म में, और उस कोर्स का नाम दिया है ऑल इन वन। तो अगर आप चाहते हैं तो ये ऑल इन वन को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर पूरा प्रैक्टिस वाला मामला
आपको सॉल्व हो जाएगा, बहुत इकोनॉमिकल प्राइस है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें पूरा ही माल लेना है जिससे हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए, तो आप द्रोणा ले सकते हैं। द्रोणा के अंदर ऑल इन वन तो है ही, द्रोणा के अंदर ऑल इन वन तो है ही। देखिए ये, इसके अलावा भी आपको और भी सब मिल जाएगा। लाइव क्लासेस हैं, डाउट सॉल्विंग है, हैंड रिटन नोट्स हैं, ट्रिक्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, रिवीजन नोट्स हैं, और भी बहुत कुछ है जो आपको द्रोणा के अंदर मिल जाएगा। फिजिक्स का अल्टीमेट गेम, यहां पर द्रोणा में ऑल इन वन तो है ही, उसके अलावा सब कुछ है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं आज ही और अपनी जर्नी को, फिजिक्स को आसान कर सकते हैं। और सारा रिसोर्स, क्वालिटी रिसोर्स होने के बाद आपको बस थोड़ी सी पढ़ाई करनी है, काम बन जाएगा। तो जो बच्चे चाहते हैं द्रोणा को लेना बेटा, वो क्या करें, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पर द्रोणा दिखाई पड़ेगा, और ज्वाइन नाउ यानी द्रोणा ज्वाइन करके अपने को और सफलता या 95% अश्योर कर सकते हैं। तो बच्चों करते हैं 2024 का 1 नंबर का सवाल, ये रहा। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज टू प्योरीफाई वाटर, ये तो मेरे ख्याल से 100% आप सही कर लेंगे। प्योरिफिकेशन वाटर के लिए यूज किया जाता है यूवी रेज या अल्ट्रा वायलेट रेज। तो यूवी रेज आप यूज करते हैं। और देखिए जो कई घरों में, बहुत घरों में आरओ लगा होता है वाटर प्यूरिफाई करने के लिए, आरओ। तो आरओ में भी एक बल्ब लगा होता है जिसको बोलते हैं यूवी बल्ब। वो पानी निकलता है तो यूवी रेज निकालता है जिससे कि बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। सूरज की रोशनी में भी यूवी होती है अच्छी खासी। अगर बहते हुए, मान लो नदी है, उसमें पानी बह रहा है, बहता हुआ पानी साफ होता जाता है, उस पर भी यूवी रेस पड़ती हैं तो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। तो एक नेचुरल, नेचर के पास भी यूवी रेस है। लेकिन यूवी रेस ह्यूमंस की स्किन के लिए, हमारे लिए खतरनाक होती हैं। ज्यादा यूवी रेस जाएंगी तो कैंसर होने का खतरा रहता है, तो ये भी ध्यान रखिए। लेकिन यहां पर जो सवाल का मामला था कि भाई प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए कौन सी रे हमारे काम आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव काम आएगी, वो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं। नोट कर लीजिए इसे बढ़िया तरीके से। तो बच्चों करते हैं 2024 का 3 नंबर का सवाल, ये रहा। और यहां पे क्या बोल रहा है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए मीडियम डिपेंड। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो वैक्यूम में उसकी स्पीड तो सभी की सेम होती है, एक्सरे हो, लाइट हो, गामा रेज हो, सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन मीडियम के अंदर उनकी स्पीड अलग अलग हो सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो वो डिपेंड करता है कि उसकी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो यहां पर देखते हैं हम लोग कि किन फैक्टर पे डिपेंड करेगी। तो हम बी वाले ये ए तो लिखा है किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, अच्छा इसी को बताना है। तो ए का देखिए वेलोसिटी डिपेंड करती है 1/एप्सिलॉन इनटू म्यू। इस पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाएगी। और इसी को थोड़ा सा और खोल देते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन को आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, म्यू को लिख सकते हैं म्यू आर इंटू म्यू नॉट। आप जानते हैं ये वैल्यू कि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है, EM अपॉन ई नॉट। उसी से हमने ये वैल्यू लिख दी है। उम्मीद है आपको ये अच्छा तरह पता होगा। ये रहता है ई मीडियम या E अपॉन ई नॉट। तो यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। इसी तरह से म्यू आर की वैल्यू जो हो गई वो आपकी उसी तरीके से पुट कर दी गई है, म्यू आर इंटू म्यू नॉट, ये वैल्यू पुट कर दी है। अब यहां पर देखिए इसको आप लिख सकते हो म्यू नॉट और ई नॉट को एक साथ ले लीजिए और इसको अलग से लिख दीजिए म्यू आर, ई आर एंड म्यू आर। ये जो वैल्यू होती है ये बराबर होती है सी के। मैं इधर लिख देता हूं, काफी मैंने जगह घेरी ली है। तो यहां पर अगर लिखो तो V बराबर ये जो वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू ये C के बराबर हो जाती है। तो C इज ऑन ई आर इंटू म्यू आर। इस फॉर्मूले के तहत आप देख रहे हैं कि मीडियम की जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज हैं वो उस पर डिपेंड कर रही। तो आप लिख सकते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक properties of the material, of the medium material, जिस मीडियम में ये जाएगी, मीडियम
मटेरियल। तो ये बात यहां पर आप कनेक्ट कर पाए। नंबर ए, हाउ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड, उसको मैं यहां बना, अच्छा कैसे, चलिए यही बता देता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, तो ये देखिए सोर्स ऑफ ईएम, याद रखिए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, एक्सेलरेटेड चार्ज, एक्सेलरेटेड चार्ज। इसको ये लिखने के लिए कैसे प्रोड्यूस होती है, हम एक ऑक्सीलेटिंग चार्ज लेते हैं, ऐसे मान लीजिए ऑक्सीलेट कर रहा है, यहां जा रहा है, फिर यहां से यहां जा रहा है, फिर यहां आ रहा है, ठीक। तो ये क्या है, ऑक्सीलेटिंग चार्ज। ऑक्सीलेटिंग चार्ज क्या होता है, एक्सेलेटेड मोशन में होता है, एक्सेलेटेड मोशन में है ये चार्ज। ये जो चार्ज है जो एक्सेलेटेड मोशन में ऑक्सीलेटिंग है, ये प्रोड्यूस करता है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्रोड्यूस करेगा चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टाइम, ये चेंजिंग का मतलब टाइम के साथ बदल रहा है। अब ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग बी, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करते रहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे सेल्फ कपल्ड हो जाएंगे, और इससे ही हमारी निकलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये प्रोडक्शन का तरीका है। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे, ऐसे ही लिख दीजिएगा, पूरे मार्क्स और पूरी चीज समझ में आ जाएगी। तीसरी बात क्या है, sketch is schematic diagram depicting the electric and magnetic fields for an electromagnetic wave propagating along z axis, positive axis। ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, डायग्राम बनवा लेते हैं आपसे, तो मैं यहां बनाता हूं आपके लिए डायग्राम। तो यहां x, आप ऐसा, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है बेसिकली। देखिए जब भी आप एक्सेस बनाया करें तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि x क्रॉस y, ये जो वेक्टर रूल होता था, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का, x क्रॉस y करें तो अंगूठा z में जाना चाहिए। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सिस्टम का ये एक रूल होता है। तो यहां पर उस, अगर हमने z बनाया है तो x और y इधर होने चाहिए, जिससे कि हम x क्रॉस y करें तो z की डायरेक्शन में अंगूठा चला जाए। अब इस डायरेक्शन में तो क्या है बेटा, प्रोपोगेशन ऑफ वेव, सवाल बोला था प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब इस डायरेक्शन में वेव चल रही है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होगा वो क्या होगा, ई, भाई जो डायरेक्शन होता है ई क्रॉस वी के डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन मिलती है। उसको देखते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना होना चाहिए, एक्स एक्सेस की तरफ, एक्स वाई वाई करोगे तभी आएगा। तो ये हमने ऐसे बना दिया। अच्छा डायग्राम नहीं बनेगा, आप इसको बढ़िया से बना लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे बदलता रहता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बेहतर आप बना पाएंगे। ये इस डायरेक्शन में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये टॉप वाली वैल्यू ई नॉट होती है, ऐसे ये बदल रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में उसको थोड़ा सा तिरछा बना लिया जाता है, जैसे वो फीलिंग दे दे कि वाई एक्सेस में है इस समय। तो मैं ऐसे बना देता हूं, ऐसे करके ऐसे। तो ये आपका, ये सेम फेज में होते हैं इलेक्ट्रिक वेक्टर और वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, एक साथ बढ़ते हैं एक साथ घटते हैं। ये आप इस डायरेक्शन में बना गए मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया बी नॉट। ये आपका बन गया, एक रफ स्केच मैंने बना दिया है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है आप डायग्राम बड़ा अच्छा बनाते हो। हो गया कंप्लीट मामला। तो ये आपका सवाल को नोट कर लीजिए आप। तो ये आप नोट किए होंगे बेटा। अब मैं आगे दिखाता हूं, इसका जो स्लाइड थी इसको भी नोट कर लीजिए पॉज करके, कि कैसे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो रही है, इसको भी नोट कर पाए होगे। आगे देखिए, तो यहां पर आप, ये तीसरा इसका लास्ट पार्ट था, इसको भी अच्छे तरह से नोट कर लीजिए बेटा। तो बच्चों करते हैं 2024 का 3 नंबर का सवाल। ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है,
लिखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां एक इक्वेशन लिख दी है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा हूं, कंपेयर करूंगा तो लिख दूंगा। अच्छा, इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो मैं लिख देता हूं जिससे कि आप कंपेयर कर पाए। तो E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, आप यहां पर ऐसे लगा दीजिए, E नॉट कॉस के वाई प्लस ओमेगा टी, ये होती है। और यहां पर क्योंकि आई कैप लिखा है इसलिए मैं आई कैप लगा दे रहा हूं इसी की कंपैरिजन करने के लिए। यहां पर देखिए ये जो दिस इंटू वाई लिखा है बीच में प्लस है, ये शो करता है कि ये जो वेव है वो नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। तो ये वेव कैसी है, वेव इज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये जो वेव है, वेव इज प्रोपोगेटिंग इन माइनस वाई डायरेक्शन। अगर यहां पर पॉजिटिव होता तो आपने पढ़ रखा के वाई माइनस ओमेगा टी होता, जैसे हम पढ़ते आए हैं 11th क्लास में भी के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर माइनस होता तो हम कहते प्लस वाई डायरेक्शन में है, लेकिन वाई क्योंकि प्लस में दोनों टर्म आ गए हैं इसका मतलब है ये माइनस वाई डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। चलिए अब आगे की बात समझते हैं, जो जो पूछे वो बताते जाएंगे। लिखा है फाइंड द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर पहले पार्ट में हम कंपेयर करते हैं, देखिए वेवलेंथ पूछ रहा है ना, तो ये के की वैल्यू इससे कंपेयर कीजिए तो 1.5 है, और के क्या होता है, के होता है 2 पाई बाई लैम्डा, और इसकी वैल्यू यहां पर कितनी लिख ली है 1.5। तो हमको निकालना है लैम्डा यहां, तो लैम्डा हो गया 2 पाई अपॉन 1.5, ये वैल्यू यहां पर बन गई। इसको सॉल्व, पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दीजिएगा अपॉन 1.5, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू 4.4 के आसपास, 4.186 के, ठीक से लिखा नहीं, 186 मीटर, ये आपका वेवलेंथ आ गया। फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा यहां ये वैल्यू लिखी हुई है, देखिए ध्यान से, दिस इज ओमेगा। तो यहां से ऑन कंपेयरिंग ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, और ओमेगा के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए 2 पाई एफ या 2 पाई न्यू के बराबर होता है, और फ्रीक्वेंसी है कितनी 4.5 इंटू 10 की पावर 8, 5 इंटू 10 की पावर 8, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो गई 4.5 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 2 पाई। 2 पाई का मतलब 2 इंटू 3.14। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7.16 इंटू 10 की पावर 7 हर्ट्ज। तो ये पहले वाले का देखिए यहां पर आंसर हो चुका है। अब दूसरा देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वेव। ये एम्पलीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का पूछा है, ये एम्पलीट्यूड किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। आप मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड में एक रिलेशन बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं कि C इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट। तो अगर हमको बी नॉट निकालना है तो मैं ई नॉट अपॉन सी कर दूं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ई नॉट कितना था 6.3, सी कितना है 3 इंटू 10 की पावर 8। अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा 2.1 इंटू 10 की पावर -8, और क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है तो टेस्ला में आ जाएगा। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। देखिए ये जो आपने बी निकाला है एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बड़ी अच्छी बात। अब ये तीसरे नंबर का सवाल पकड़ लेते हैं, मतलब तीसरा पार्ट, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस वेव। तो इक्वेशन लिखनी है मैग्नेटिक फील्ड की। अब यहां पर इसकी जिस डायरेक्शन में जा रही है ना, वहां से थोड़ा पकड़ना पड़ेगा आपको। मैं लिखता हूं सी, देखिए मैं आपको समझाने के लिए एक एक्स वाई जेड, देखिए जिस डायरेक्शन में ये वेव जा रही थी वो माइनस वाई का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में माइनस वाई डायरेक्शन में वेव चल रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है आई कैप, एक्स की डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है आपका एक्स की डायरेक्शन में। कैसे पहचाना, इस आई कैप से पहचाना, है ना। अब आपको रूल लगाना पड़ता है ई क्रॉस बी, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन निकालते हैं वो ई क्रॉस बी निकल के आता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव। तो ई की डायरेक्शन हो गई इधर, और ऐसा मोड़ना है कि अंगूठा हमारा माइनस वाई में जाए, तो ई क्रॉस बी ऐसे ही तो मोड़ोगे। तो इसका मतलब क्या है, जो बी की डायरेक्शन है
वो पॉजिटिव z की तरफ है, और z को k गैप से दिखाते हैं। और इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या लिखोगे? b इज इक्वल टू पी नॉट कॉस, वही जो चलता था, k y प्लस ओमेगा टी, और डायरेक्शन देने के लिए k कैप, क्योंकि हम यहां प्लस डायरेक्शन में दिखा रहे हैं। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, b इज इक्वल टू, b नॉट का वैल्यू था ऊपर से ये 2.1 इंटू 10 की पावर -8, फिर ये रहा कॉस, और जो वैल्यूज थी वही डालनी होंगी। यहां पर देख लेते हैं क्या थी। k की वैल्यू थी 1.5 y, तो यहां पर लिख दीजिए, आप ऐसे डाल देते हैं 1.5, बाकी आप यूनिट लिख दीजिएगा रेडियन पर मीटर इंटू वाई, प्लस 4.5 इंटू 10 की पावर 8 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा की वैल्यू इंटू टी, और ये रहा बाजू में के गैप। इस तरीके से ये इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गई। कई बच्चे ये इक्वेशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की है उसको इग्नोर कर देते हैं पढ़ते वक्त। अगर आप इसको इग्नोर कर देंगे तो ऐसे सवाल नहीं लगा पाएंगे। ये 2024 का ही सवाल है, तो इसको लगा मारिए। खैर, तो इसको आप नोट कर लीजिए। थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, फिर ऊपर दिखाऊंगा, जिससे आपको नोट करने में कोई दिक्कत नहीं हो। अच्छे से नोट करें, मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर रहे होंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं जिससे पूरी बात आप तक पहुंच जाए। मैं यहां पर इसको रोकता हूं। ये पूरी बात आपको दिख गई, अच्छे से नोट कर लें इसे। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वाई आर माइक्रोवेव यूज्ड इन राडार सिस्टम। तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज लिखने की बात है, तो कोई भी दो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। तो लिख सकते हैं ऑल EM वेव्स स्पीड इन वैक्यूम इज सेम, विच इज c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट के बराबर 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर अपॉन सेकेंड। दूसरी की बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स होते हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। तो इन EM waves electric field and magnetic field are perpendicular to each other and also perpendicular to the propagation का मतलब जिस डायरेक्शन में चलती है वेव, प्रोपोगेशन ऑफ वेव हो गई। और भी कई प्रॉपर्टीज होती हैं, किन्हीं दो को आप मेंशन कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी थोड़ी है। और नेक्स्ट बात पूछी थी, वाई आर माइक्रोवेव यूज्ड इन रडार सिस्टम। तो माइक्रोवेव की वेवलेंथ शॉर्ट होती है, माइक्रोवेव हैव शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट लैम्डा। इससे ये क्लाउड्स को दे कैन इजिली पेनिट्रेट क्लाउड्स। तो ये बादलों को आराम से पेनिट्रेट कर सकती हैं, इसलिए ये एयरक्राफ्ट नेविगेशन वगैरह में इस्तेमाल होती हैं। और माइक्रोवेव इसीलिए ये रडार सिस्टम में इस्तेमाल की जाती हैं। ये इसका ऑप्शन बी या जो भी बोलें, इस तरह से बातचीत कर सकते हैं। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये आप नोट कर पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं 2003 का, what is displacement current, how is it different from a conduction current। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है उसकी वैल्यू आपको पता ही है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt होती है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है, ये फ्लक्स में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जब चेंज होता है, या बोल लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चेंज होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होता है, तब ये डिस्प्लेसमेंट करंट बनती है। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट करंट आपको नहीं मिलेगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाती है। ये कैसे डिफरेंट है कंडक्शन करंट से? तो देखिए, जो कंडक्शन करंट होती है, IC जिसे आप लिखते हैं, ये अगर चार्जेस का या इलेक्ट्रॉन्स का
अगर स्टडी फ्लो भी हो जाए किसी भी वायर में, तो भी आप कहते हैं कि कंडक्शन करंट एग्जिस्ट कर रही है। भाई करंट, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, कंडक्शन करंट एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन आईडी की मैं बात करूं, यहां पर अगर कोई स्टडी स्टेट में, इन स्टडी स्टेट नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, hence ID इज इक्वल टू 0। आप देख पाए होंगे कि स्टडी स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो कर रहे हैं कंडक्टर में, तो कंडक्शन करंट तो पाई जाती है, लेकिन अगर स्टडी स्टेट में इफ देयर इज नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आपको ID की वैल्यू 0 मिलेगी, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो हमारे दिमाग में रहना चाहिए। तो आप इस सवाल को नोट कर सकते हैं। मैं हट जाता हूं, अगला सवाल पिकअप करूंगा। तो ये आपके सामने रहा। गिव द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द टू लाइट वेव्स ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम 8000 एंगस्ट्रॉम ट्रेवलिंग इन वैक्यूम। देखिए, जब भी वैक्यूम में कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलेगी, उन सबकी स्पीड सेम होती है। तो ऑल EM वेव्स ट्रेवलिंग या मूविंग इन वैक्यूम have same speed, which is speed of light in vacuum मीटर पर सेकेंड। और अलग अलग अगर मीडियम में चलेंगी, देखिए वैक्यूम में अगर चल रही हैं तो वैक्यूम में चल रही तो सेम स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होती है, लेकिन अगर किसी मीडियम में है तो फर्क हो जाएंगी। मान लीजिए हमने ले लिया एक ग्लास का मीडियम, तो लाइट का स्पीड उस ग्लास में कितना है ये अलग कहानी हो जाएगी, है ना, लाइट के लिए। और इसी तरीके से आप अलग अलग का निकाल सकते हैं क्या क्या स्पीड आपको मिल रही है। तो उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। ये पूरा देखिए PYQs खत्म होते हैं, नोट कर लीजिए। मैं हटता हूं। तो उम्मीद करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव मिनिमम वेवलेंथ और मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो अच्छा, इसमें से तो मिनिमम वेवलेंथ किसकी हो गई? वो हो गई गामा रेस की। और ये पूछ रहे हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये हो गई माइक्रोवेव्स की। तो ये तो पहला जो भी बोले ये हो गया, ए पार्ट है जो भी बोले इसका। राइट वन यूज ऑफ ईच ऑफ दीज टू वेव्स, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, गामा रेज, एक्स रे। तो इसको आप लिख सकते हैं जैसे कि इंफ्रारेड वेव्स की बात करें, इंफ्रारेड वेव्स तो ये मस्कुलर पेन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती हैं काफ़ी, सिकाई के लिए। आपके मोहल्ले में भी या कॉलोनी में भी कोई सेंटर हो सकता है टू ट्रीट मस्कुलर पेन। बहुत सारे सेंटर खोल दिए जाते हैं कॉलोनी वगैरह में आजकल, जहाँ पे लोग सिकाई कराना चाहते हैं। घुटना है, कमर है, रीढ़ की हड्डी है, कई लोग को चोट लग जाती है, मान लीजिए खेल रहे हैं गिर पड़े, वो भी सिकाई करा लेते हैं। यंग एज में भी करते हैं और थोड़ी एज बढ़ती है तो भी। माइक्रोवेव की बात करें, ये सेकंड वाला माइक्रोवेव आपने देखा था कि सुटेबल है राडार सिस्टम के लिए, सुटेबल फॉर राडार सिस्टम। फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन। नंबर 3 गामा रेज की बात कर लेते हैं। तो गामा रेज यूज की जाती हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, उसको किल करने के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जो कैंसरियस सेल होती हैं उनके ऊपर इसको हम डलवाते हैं जो ये जला देती हैं, इसको रेडियोथेरेपी बोलते हैं। किसी बड़े अस्पताल में जाएंगे तो रेडियोथेरेपी का अलग से एक विभाग होता है, तो वहां पर आपको ये देखने का मौका, जानने का मिल जाएगा। एक्सरे की बात करें
तो एक्सरे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन लिख देते हैं, डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन। तो ये पूरी बात हो गई। ये सवाल जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का सवाल आपके एग्जामिनेशन में आपसे बहुत पूछा जाता है और काफ़ी कुछ मैंने लिख के आपको दिखा दिया है, आप ज़रूर इसको कर पाएंगे। नोट कर लें, अगला सवाल आपके सामने लाता हूँ। खैर, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मटेरियल मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर एंड रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर। तो देखिए ये v का in the velocity in medium, velocity of EM wave in a medium। तो जब मीडियम में लिखते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 1/√μ इंटू एप्सिलॉन आर। म्यू क्या होता है? परमेबिलिटी ऑफ दिस मटेरियल, और एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल मीडियम। अब इसी को हम लोग लिख देते हैं अब V इज इक्वल टू, क्योंकि उन्होंने रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमेबिलिटी के फॉर्म में पूछा है, तो इस म्यू को लिख दीजिए म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और एप्सिलॉन को लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। हम ये जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होती है। इस वैल्यू को देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हो 1/√μ r इंटू एप्सिलॉन आर इंटू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। देखिए यही चीज को तोड़ के लिख दिया, कोई गलत बात थोड़ी की है। अब यहां पर देखिए ये चीज क्या हो गई, दिस इज c, तो इसको लिख सकते हो c/√μ r एप्सिलॉन नॉट, और c की चाहो तो वैल्यू रख दो। खैर मैं रख नहीं रहा हूं, आप इसको इस फॉर्म में ही आंसर पूछा था। ये आपका आंसर आ गया कि भाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए मीडियम, मटेरियल मीडियम कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन आर एंड म्यू आर। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सवाल ठीक है, थोड़ी जानकारी होगी तो ही कर पाएंगे, लेकिन यही सब पूरे एक तरीके से चैप्टर का रिवीजन होता जा रहा है। तो आगे हो जाएं बेटा, जो पूछे जाते हैं। डिपिक्ट द फील्ड डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाई एक्सिस। इसका एक फोटो बनाना है, डायग्राम बनाना है, और यहां पर इन्होंने कहा है कि एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रहा है वाई जेड, और प्रोपोगेशन किधर है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर है वो वाई डायरेक्शन में, वैसे भी अगर एक्स डायरेक्शन में चलेगी तो वाई क्रॉस जेड करना पड़ेगा। आप ध्यान रखिए कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन यानी चलने का डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव किस डायरेक्शन में होता है साहब, उसी डायरेक्शन में होता है जिसमें ई क्रॉस बी वेक्टर आता है। ई क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, जो राइट हैंड स्क्रू रूल से लगाते हैं वेक्टर वाला, उसी डायरेक्शन में आपका ई और बी होगा। तो यहां पर वाई में इलेक्ट्रिक वेक्टर है, तो इसको मैं वाई को ऐसे बना देता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया। और इसी तरीके से जब बनाएंगे आप, दूसरा कलर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो थोड़ा सा स्लाइटली ऐसे टेढ़ा कर देते हैं जिससे कि अंदाज़ा लग सके। और यहाँ पर देखिए ये मैक्सिमम दिखा दो, ये इसका मैक्सिमम दिखा दो। इस तरीके से आप, थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए था, कोई बात नहीं है, ऐसे बना देते हैं। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वाई डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में आप दिखा दीजिए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ये डायग्राम बन गया। डायग्राम थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं आप, एक रफ स्केच मैंने किया है। खैर आप इस बात को समझ पाए होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाई डायरेक्शन में, ये ऐसे बना देते, चलो दिखाई पड़े, और जेड की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ई क्रॉस बी कर रहे हैं तो एक्स की डायरेक्शन में निकल रहा है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, ई क्रॉस बी का मामला है। नोट कर लो। अगला क्वेश्चन आपके लिए आते हैं लेकर। ये रहा अगला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूज्ड इन राडार एंड आई सर्जरी। तो राडार सिस्टम में
यूज करते हैं हम लोग माइक्रोवेव, और फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी हो जाती है 3 × 10⁸ हर्ट्ज से लेकर 3 × 10⁻11 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी रेंज। नंबर 2 की बात करते हैं आई सर्जरी के लिए। अल्ट्रावायलेट, पहले तो आप पहचानो कौन सी है, यही नहीं जान पाए तो रेंज क्या लिखेंगे, 8 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 8 × 10⁻16 हर्ट्ज तक। तो ये चीज़ें आप थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी आपको, जिससे आप इनको लिख पाएँ अच्छे से। तो ये टेबल से बना दी, इस तरह से इसको पकड़ सकते हैं आप। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखिए क्या पूछा है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पढ़ने वाला बच्चा ही इसको कर पाएगा। प्रूव दैट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जैसा आपसे बताया गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो एनर्जी कैरी करती है, उस टोटल एनर्जी का, एनर्जी डेंसिटी का आधा पोर्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के पास, आधा पोर्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड के पास। यानी इक्वली डिवाइडेड होती है एनर्जी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में। यही साबित करना है यहां पर। तो देखिए, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी की बातचीत करें, इसको आप आरएमएस में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/2 ε0 ERMS का स्क्वायर। आप जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट में आपने पढ़ा था ERMS की वैल्यू होती है E0/√2। ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो 1/2 ε0 E0/√2 का बेटा स्क्वायर। बढ़िया, इसको स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर 2, तो 1/4 ε0 E0 का स्क्वायर। ये हो गई एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसी तरह सेम मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी आप निकालेंगे, जो कि नॉर्मली हम 1/2 μ0 BRMS स्क्वायर लिखते हैं। यही चीज लगाते हुए 1/4 ε0 B0 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहां भी BRMS की वैल्यू B0/√2 के बराबर होगी। बड़ी अच्छी बात। अब यहां पर हम कुछ चीजें जानते हैं जिसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं, तो मैं यहां पकड़ लेता हूं, यहां लिख देता हूं। एक तो हम जानते क्या है कि E0, वी नो E0 इक्वल टू C B0। हमने भी पढ़ा था ना कि E0/B0 की वैल्यू C के बराबर होती है, और साथ में C का स्क्वायर इक्वल टू 1/μ0 इंटू ε0। ये भी रिलेशन पता है। अब हम UE को लेके चलते हैं, और हमें यहां UE पता था, क्या UE की वैल्यू है 1/4 ε0 E0 का स्क्वायर। 1/4 लिखिए ε0, E0 का मतलब है C B0 का स्क्वायर। ये वैल्यू क्या आ गई, देखिए 1/4 ε0 C स्क्वायर B0 का स्क्वायर। 1/4 ε0 C स्क्वायर की वैल्यू यहां से रख दी, μ0 ε0 इंटू B0 का स्क्वायर। ε0 कट गया, 1/4 μ0 B0 का स्क्वायर। और ये वैल्यू देखिए यहां से दिख रही है, दैट इज UB। यानी ये UE और UB यहां पर सेम आ गया है। इसी को आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो ये बच्चा वही कर पाएगा बेटा जिसने ठीक से अच्छे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ी है, वरना ये सवाल निश्चित तौर पर रह जाएगा। आप देख लीजिए, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये जानकारी हो ही गई है। ये रहा अगला क्वेश्चन। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया A ईच एंड सेपरेशन D बना लें तो हमें और आपको समझने समझाने में ज़्यादा आसानी होगी। इज बीइंग चार्ज बाई AC सोर्स, देखिए यहां पर इससे हमने ये देखिए AC सोर्स लगा दिया। AC सोर्स क्या होता है, कैपेसिटर से पास होता रहता है करंट। शो दैट द डिस्प्लेसमेंट करंट इनसाइड द कैपेसिटर इज सेम
एज द करंट चार्जिंग द कैपेसिटर। अच्छा, ये कह रहे हैं आईसी और यहाँ जो आईडी बन रही है दोनों की वैल्यू एक है, ये शो करिए। अभी करते हैं। देखिए जो आईसी होती है, मैं कलर को थोड़ा बदलता हूं। आईसी का मतलब होता है डी क्यू अपॉन डी टी, ये कंडक्शन करंट हो गई। आईसी का मतलब कंडक्शन करंट। अब हम आईडी के अंदर चलते हैं। हमारे लिए आईडी की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। अब देखने की चेष्टा करते हैं कि यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, प्लस प्लस लिख रहा हूं किसी क्षण, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी यहां पर? तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को लिख सकते हो क्यू अपॉन ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर अगर मैं बात करूं फाई ए, फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E इंटू ए, तो Q अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब हमें ID की वैल्यू निकालनी है, ये ID। तो इसमें क्या करते हैं, हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। देखिए ये देखिए डिफरेंशिएट कर दिया, इसको इधर डिफरेंशिएट कर दीजिए, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है, तो ये एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया और ये वैल्यू क्या आ गई यहां पर? देखिए डी क्यू अपॉन डी टी। और यहां से आप देख पाए कि ये क्या होती थी? दिस इज द कंडक्शन करंट आईसी। तो ये आईसी की वैल्यू ये 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो ये हो गई वैल्यू डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। और ये क्या थी हमारी? दिस इज कंडक्शन करंट। तो ये एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी के बराबर आ गई। और ये चीज कितनी थी? यही चीज हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर थी। तो ये कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों इक्वल हो गई। यही शो कर रहे थे ये कि दिखाइए कि आईसी आईडी इस केस में बराबर है। इस तरह से शो कर सकते हैं, थोड़ी तिकड़म करते हुए, कोई दिक्कत की बात नहीं। पॉज करें और नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो मैं ऊपर से क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको, जैसे जो बच्चा नोट कर रहा हो वो अच्छी तरीके से नोट कर पाए। ये क्वेश्चन भी दिख रहा है, जो वर्किंग है वो भी नजर आ रही है। थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसको। अब ये बात पूरी आपके सामने आ गई है, जो बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। यहां बोला है इन विच डायरेक्शन डू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑक्सिलेट इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस। आपको सिखाया था कि E क्रॉस B जब भी आप लोगे क्या मिलेगा? प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ EM वेव। तो यहां पर हम लोग चर्चा करते हैं, बनाते हैं किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। एक्स इधर ही बना दो, समझने में आसान रहता है। इस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन है, आप समझ गए होंगे। ई क्रॉस बी इस तरह करना है कि आपका अंगूठा एक्स एक्सेस पे आए, ई क्रॉस बी। तो आप समझ गए, ये वाई है, ये जेड है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑक्सिलेट करेंगे, इस डायरेक्शन में Z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तभी आप E क्रॉस B करेंगे राइट हैंड से, तो अंगूठा X एक्सिस की तरफ जाएगा। इस रूल को तभी फॉलो कर पाएंगे। तो ये राइट हैंड स्क्रू रूल बोलते हैं वेक्टर में, जो हाथ स्क्रू से भी दिखाते हैं और हाथ से भी दिखाते हैं। इसे राइट हैंड स्क्रू रूल ही बोलते हैं। इसको पकड़ के रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। आगे की चर्चा हम आगे चलाते हैं। मेरे ख्याल से आप लिखा है हाउ डज एम्पियर मैक्सवेल लॉ एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए कैपेसिटर व्हेन इट इज बीइंग चार्ज बाय ए बैटरी। उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया? आई की वैल्यू इन्होंने लिखा IC प्लस ID, टोटल करंट की बात की, और इधर इसको लिखा IC और ID का मतलब हो गया एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। इस तरह से इन्होंने बताया। और ये बताया कि जब आप कैपेसिटर के अंदर होते हैं तो यहां पर ID तो मौजूद होती है, लेकिन IC की वैल्यू 0 होती है, जबकि बाहर IC की वैल्यू मौजूद होती है लेकिन ID 0 होती है इन केस ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो एम्पियर मैक्सवेल लॉ ने ये चीज बताई
कैपेसिटर के अंदर क्या मामला हो रहा है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट करंट इन टर्म्स ऑफ द रेट ऑफ चेंज। ये तो मैंने अच्छा ये लिख ही दिया है, फिर से एक बार लिख दीजिए कि डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ये एक्सप्रेशन के तौर पर ये सेकंड वाला जो पोर्शन था उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं हटता हूं, इसको नोट कर लीजिए। बहुत आसान सी बात है लेकिन पूछी जाती है। और पूरा चैप्टर मैंने खत्म करा दिया, जाते जाते याद दिलाऊंगा कि कई बच्चे अच्छी पढ़ाई के बाद अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। इस चीज को देखते हुए चैलेंज को मैंने एक कोर्स बना दिया है जिसमें आपको 10 साल के पीवाईक्यू, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के वीडियो सॉल्यूशन, सब वीडियो सॉल्यूशंस हैं, और सारे डेरिवेशंस क्लास 12th के एक ही जगह वीडियो फॉर्मेट में एक्सप्लेन करके बनाकर रिकॉर्ड करके आपको दे दिया है। उस कोर्स का नाम दिया है ऑल इन वन, जिससे आप उन क्वेश्चंस की, उन डेरिवेशंस की आसानी से प्रैक्टिस कर सकें और शानदार 95 प्लस आसानी से ला सकें। तो ऑल इन वन ये कोर्स है। कई बच्चे होते हैं जो प्रैक्टिस तो कर ही रहे होते हैं लेकिन चाहिए होता है कि सर हमने कुछ पढ़ा भी नहीं तो सारा मटेरियल हमको मिल जाए। तो आपके लिए द्रोणा है, द्रोणा के अंदर ऑल इन वन कोर्स है ही। ये देखिए, तो ऑल इन वन तो इसके अंदर मिल ही जाएगा। इसके अलावा लाइव क्लास, डाउट सॉल्विंग, हैंड रिटन नोट्स, रिवीजन नोट्स, असाइनमेंट्स, सब कुछ और भी आपको मिल, रिवीजन नोट्स, फॉर्मूला शीट सब मिल जाता, माइंड मैप वगैरह सब, जिससे कि आप बढ़िया तरीके से तैयारी करके 95 प्लस आराम से ला सके। तो आप द्रोणा को ज्वाइन कर सकते हैं अभी और 95 से ऊपर लाने का अपनी जर्नी आसान कर सकते हैं। तो जो बच्चे द्रोणा लेना चाहते हैं वो क्या करें, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर आपको द्रोणा दिखाई पड़ेगा, लेकर अपनी जर्नी को, टारगेट को, 95% के टारगेट को अचीव करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग द्रोणा की क्लास में। द्रोणा को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।